वेलकम टू यूट्यूब चैनल वाईडीआर फाउंडेशन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर 6 इंटरनेट एंड www कंप्लीट पढ़ेंगे पूरा शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बताइए आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोग की। देखिए ये जो वीडियो है ये ट्रिपल सी ओ लेवल के सभी बच्चों के लिए है। M1R5 ओ लेवल का चैप्टर नंबर 6। और जो लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी लोग इसे देख लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट और www से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप में कंप्यूटर पार्ट है, कोई भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बातों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेट की खोज कब हुई थी? 1960 में। जब इंटरनेट की खोज हुई थी 1960 में, तो इसका क्या नाम था? ARPANET नाम था। क्या नाम था? ARPANEट नाम था। मुख्य व्यक्ति विंटोन चर्च और रॉबर्ट टिम बर्नर्स-ली। देखिए टिम बर्नर्स-ली हम लोग और विंटोन चर्च को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग मुख्य व्यक्ति कहते हैं। इंटरनेट के लिए जरूरी तकनीक क्या होती है? पैकेट स्विचेस और टीसीपी आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए इंटरनेट की खोज कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और जब इंटरनेट की खोज हुई थी ना, तब उसका क्या नाम था? ARPANET नाम था। क्या नाम था? ARPANEट नाम था। इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? तो क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क है, जस्ट लाइक ए ग्लोबल नेटवर्क, जिसे दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य उपकरण आपस में जुड़े होते हैं ताकि वे जानकारी का आदान प्रदान और संचार कर सके। क्या कर सके? जानकारी का आदान प्रदान और संचार कर सके। परिभाषा: इंटरनेट एक वैश्विक प्रणाली जिसमें अनेक कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। वे टीसीपी आईपी नामक नियमों के आधार पर आपस में जानकारी आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब लेना, लेन देन करना। जस्ट लाइक सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? लेन देन करना। किसके माध्यम से? टीसीपी आईपी के माध्यम से। किसके माध्यम से? टीसीपी आईपी के माध्यम से। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म और आईपी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। की पॉइंट देख लेते हैं कुछ इंटरनेट के। वैश्विक नेटवर्क मतलब ये पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़ता है। क्या करता है? पूरी दुनिया मतलब पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटरों को नेटवर्क क्या करता है? जोड़ता है। प्रोटोकॉल का उपयोग डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई डेटा है हमारे यहाँ, तो हम लोग यहाँ से कहीं भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो भेजना वो भी तो किसी रूल पे काम करता होगा, तो किस पे काम करता है उसको बोलते हैं, उस रूल को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। हर चीज का अपना अलग अलग एक प्रोटोकॉल, एक नियम होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर डाटा को शेयर करता है, लेन देन करता है, वो किस किस प्रोटोकॉल पे करता है? टीसीपी आईपी पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सूचना साझा करना, इसके माध्यम से टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो आदि प्रकार की जानकारी साझा होती है। क्या होती है? टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, ऑडियो आदि प्रकार की जानकारी साझा होती है। की पॉइंट ऑफ इंटरनेट: इंटरनेट की सेवा है। www वर्ल्ड वाइड वेब भी क्या है? इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल है। ईमेल भी, संदेश भेजना और प्राप्त करना। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इससे भी तो हम लोग क्या करते हैं? अपना डाटा आदान प्रदान करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्लाउड स्टोरेज, ये सब किसके माध्यम से संभव है? इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। क्योंकि इन सभी चीजों में किसका इम्पोर्टेंस है? इंटरनेट का। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो www नहीं होगा। ईमेल हम लोग किसी को नहीं भेज पाएंगे। क्या नेट नहीं रहेगा तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्लाउड स्टोरेज सदैव उपलब्ध। इंटरनेट की मदद से आप किसी भी समय दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दुनिया के किसी भी व्यक्ति से इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप? जुड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। अब देखिए एक तो हो गया इंटरनेट। अब होता है एक्स्ट्रानेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है, निजी नेटवर्क होता है। ये किसी संगठन के इंटरनेट को चुनिंदा बाहरी लोग या कंपनी जो सप्लायर, बिजनेस पार्टनर क्लाउड से जोड़ता है। मुख्य बात ये पब्लिक नहीं बल्कि केवल ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए होता है। ऑथराइज्ड यूजर्स का मतलब क्या होता है? जो उसके पार्ट रहेंगे, जो उसके हिस्सा रहेंगे। यह इंटरनेट का विकसित रूप एक्सटेंशन होता है। इसमें उपयुक्त संगठन अपने विश्वसनीय साझेदारों के साथ सुरक्षित जानकारी साझा करने के लिए करता है। ये सुरक्षित होता है क्योंकि एक्सेस सीमित होता है। उदाहरण कोई कंपनी अपने सप्लायर को केवल स्टॉक और ऑर्डर की जानकारी देखने की अनुमति देती है। जस्ट लाइक हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए जस्ट लाइक हमारी कोई कोचिंग है, क्या है? कोई वाईडीआर, मतलब हमारी कोचिंग का नाम वाईडीआर फाउंडेशन
यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन है, ठीक है। तो हम लोग कोचिंग है, तो हम लोग की कोचिंग की जो भी बातें हैं, क्या है, जो भी बातें, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोग कितना फीस जमा किए हैं, कितने लोग, वो सब डाटा किसके पास है? जो इसमें स्टाफ होंगे और जो सर होंगे, उन लोग के पास डेटा है, ठीक है। बाहरी आदमी किसी के पास कोई डेटा हम लोग का नहीं होगा, कोई भी डेटा नहीं होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं। प्राइवेट होता है, एकदम प्राइवेट होता है। तो मतलब अगर ये पब्लिक रहेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, हम लोग अपना प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर पाएंगे? और वो विश्वास, मतलब जो हम लोग में भी जो विश्वसनीय लोग हैं, उन्हीं के पास रहता है। अगर कोई और काम कर रहा है तो उसके पास डेटा नहीं रहेगा। जस्ट लाइक अगर कोई स्कूल है, क्या है, कोई स्कूल है, तो उसमें जो भी डेटा रहेगा तो वो प्रधानाचार्य और टीचर्स के पास रहेगा। अगर कोई मतलब जैसे कोई उसमें बच्चों को ले आने का काम करते हैं, तो उनके पास डाटा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें भरोसे की बात होती है कि आप डाटा को कुछ भी डाटा डिलीट कर देंगे तब, वो एक प्राइवेसी का काम है। इसीलिए कौन केवल यूज कर सकता है? ऑथराइज्ड यूजर्स के पास उसका एक्सेस होता है, ये पब्लिक नहीं होता है। समझ में आया? आप ही अगर कोई पर्सन है, तो आप अपना डाटा, कोई आपका प्राइवेट डाटा है, तो क्या आप उसको आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, क्या उसको व्हाट्सएप, इंस्टा पे अपलोड कर सकते हैं? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो आपका प्राइवेट चीज है, आपको उस प्राइवेसी मेंटेन करना है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं प्राइवेसी। ऐसे ही कोई भी बड़ा संगठन अपना जो डाटा है वो दूसरे को नहीं देगा, पब्लिक क्यों करेगा? अब आते हैं www की तरफ। व्हाट इज www? परिभाषा है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट की एक ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट और वेब पेजों को देख और उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेबसाइट को देख और उपयोग कर सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स नील ने इसके बनाया था। क्या किया था? बनाया था। एक होता है खोज करना, एक होता है बनाना। क्या होता है? एक खोज करना, एक होता है बनाना। खोज किसे कहते हैं? जैसे कोई चीज खो गया है या पहले से है, तो उसको हम लोग कहीं से मिल गया, तो क्या हो गया? खोज हो गया। क्या हो गया? खोज हो गया। लेकिन खुद डेवलप करना, सोच के, उसको क्या बोलते हैं? बनाना। मतलब वो उसके हम लोग, टिम बर्नर्स ली ने 1989 में डब्ल्यू को विकसित किया था। देखिए, इंटरनेट 1960 में, और फिर डब्ल्यू 1989 में, लगभग कितने साल बाद? 29 साल बाद क्या हुआ? डब्ल्यू की खोज। डब्ल्यू का फुल फॉर्म हर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, एक डब्ल्यू का फुल फॉर्म हो गया, एक वाईफाई का फुल फॉर्म हो गया। ये फुल फॉर्म बार बार पूछे जाते हैं। डब्ल्यू एक ऐसी प्रणाली है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ती है और दिखाती है। वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हम लोग वेब पेज बनाते हैं, अगर आप अगले में जाएंगे, जब HTML CSS पढ़ेंगे, तो HTML CSS के माध्यम से आप क्या बनाएंगे? एक वेब पेज बनाएंगे। और उन सभी वेब पेजों को जब अब आप हाइपरलिंक के माध्यम से ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब सभी वेब पेजों को हाइपरलिंक के माध्यम से जब ऐड कर देंगे, तो एक क्या बन जाएगा? एक वेबसाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक वेबसाइट बन जाएगा। तो देखिए, www इंटरनेट की एक ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से हम वेबसाइटों और वेब पेजों को देख और उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेबसाइटों और वेब पेजों को देखते हैं और उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ने बनाया था, 1989 में बनाया था। सरल भाषा में www एक ऐसी प्रणाली है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को हाइपरलिंक के माध्यम से, हाइपरलिंक मतलब एक पेज है, दो पेज है, जैसे ये हाइपरलिंक और ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप अमेज़न है, ठीक है, अमेज़न जो है शॉपिंग का, उसको आप ओपन कर रहे हैं, उसमें देखिए, अगर आपको कोई कपड़ा अच्छा लगे तो आप उसको जो जो जैसे आपको कोई क्रिकेट बैट अच्छा लगा, तो आप क्रिकेट बैट को क्लिक किए। जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जो पहले इंटरफेस था, होम वाला इंटरफेस था, और ये भी वो क्या था? एक वेब पेज था। और जो आप क्रिकेट बैट को क्लिक किए हो, तो जो पेज हुआ है वो भी क्या था? एक वेब पेज था। तो अब उन दोनों को जोड़ने के लिए जिस चीज का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। और ऐसे ही बहुत सारे पेजों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वेबसाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेबसाइट बन जाएगा। हाँ, तो इतना क्लियर होगा, इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। www कैसे वर्क करता है? देखिए, उसको उपयोग करता है वेबसाइट देखने के लिए, ब्राउजर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ब्राउजर का। ब्राउजर के बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन सा है? क्रोम, एज, फायरफॉक्स। और जो एप्पल के फोन होते हैं उसमें कौन सा ब्राउजर रहता है? सफारी। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर वेब पेज का एक यूनिक पता होता है। क्या होता है? एक यूनिक पता होता है।
और देखिए हर एक वेब पेज का एक यूनिक पता होता है जिससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम लोग हर एक पता को तो लर्न करने जाएंगे नहीं, हर एक यूआरएल को लर्न तो आप करेंगे नहीं। इसीलिए क्या होता है, सर्च इंजन का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। अब सर्च इंजन क्या होता है? देखिए सर्च इंजन क्या होता है कि हमको जिसकी जानकारी चाहिए उसके बारे में हम लोग हिंट लिख देंगे तो वो उससे जुड़ी सारी वेबसाइटों को, सारी जानकारी को हमारे सामने ला देता है। अब फिर जब उसके बाद किसका काम चालू हो जाता है? क्रोम का। बस पता करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सर्च इंजन का। वेब सर्वर, वेबसाइट और सारी फाइलें एक सर्वर पर रखी जाती है। किस पर रखी जाती है? एक सर्वर पर। देखिए जैसे इतना सब डाटा है तो वो डाटा भी तो कहीं ना कहीं रखा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? वेब सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ब्राउजर और सर्वर के बीच जानकारी भेजने प्राप्त करने का नियम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप देखिए एक होता है एच टी टी पी यस, यस मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? यस मतलब होता है सिक्योर। सिक्योर मतलब वहां पे आपका डाटा एकदम सेफ है। क्या है? सेफ है। लेकिन अगर कहीं एच टी टी पी केवल दिख रहा है तो वहां पे आपका डाटा सेफ नहीं है। जब आप किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं जैसे www.google.com तो ब्राउजर सर्वर पे पेज मांगकर आपको दिखाता है। क्या करता है? सर्वर पे पेज मांग के आपको दिखाता है। फीचर्स, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। हाइपरलिंक सिस्टम, एक जैसे हम बोला हमने एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की सुविधा, ये कैसे होता है? हाइपरलिंक से होता है। मल्टीमीडिया कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो आदि सब प्रकार की जानकारी को दिखाता है। इंटरनेट, इंटर कनेक्टेड डॉक्यूमेंट, सभी वेब पेज आपस में जुड़े होते हैं। एक्सेसिबिलिटी, कोई भी व्यक्ति इंटरनेट कनेक्शन से इसे कभी कहीं से भी उपयोग कर सकता है। अगर देखिए अगर आपके पास फोन है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है तो आप कहीं भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप दुनिया से जुड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्सन से जुड़ सकते हैं या पूरी दुनिया से भी जुड़ सकते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल, www क्लाइंट और सर्वर के बीच कार्य करता है। किसके? क्लाइंट एंड सर्वर के बीच कार्य करता है। कंपोनेंट देख लेते हैं इसके। वेब ब्राउजर वेबसाइट दिखाने का सॉफ्टवेयर है। क्या है? वेबसाइट दिखाने का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो हम चैप्टर 1 में नहीं चैप्टर 2 में शायद पढ़ाए थे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसे कहते हैं। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप जाके चैप्टर 2 में पढ़ सकते हैं। वेब सर्वर वेबसाइट को स्टोर करने और सर्व करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? वेब सर्वर। वेब पेजेस क्या कहते हैं? जानकारी वाले पेज जो HTML से बने होते हैं। मैं बोला था ना आपको, आप अगली जब M2 R5 जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं वो लोग, जब अगला ये M1 है, जब आप M2 में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको HTML और CSS सिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे वेब पेज बनाया जाता है। वेबसाइट क्या होता है? कई वेब पेजों को अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वेबसाइट होता है। HTTPS और HTTP ये क्या है? डेटा ट्रांसफर के नियम है। क्या है? डेटा ट्रांसफर के नियम है। और ये एक सिक्योर होता है, एक सिक्योर नहीं होता। यूआरएल क्या होता है? हर पेज का यूनिक पता। क्या? हर पेज का एक यूनिक पता क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। छोटी छोटी बातें इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि आपको याद रहे, एक ट्रिक से भूले नहीं आप। अब www और इंटरनेट में अंतर। www और इंटरनेट में अंतर। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। www इंटरनेट की एक सेवा है। ये क्या? इंटरनेट की एक सेवा है। देखिए इंटरनेट क्या है? एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। लेकिन www एक सेवा है, एक सर्विस है जो नेटवर्क में जानकारी को दिखाने का काम करता है। www जो जानकारी को दिखाता है। क्या करता है? जानकारी को दिखाता है। जस्ट लाइक आप सिंपल समझ लीजिए कि www एक सर्वर है। क्या है? एक सर्वर है जिसपे बहुत सारी जानकारी रखी हुई है और हम लोग उसको देखते हैं। इंटरनेट आधार www उस पर चलने वाली सेवा, मतलब इंटरनेट पे आश्रित है www। अब आते हैं हम लोग देखते हैं व्हाट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? पहली बात सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। कैन नॉट टच। जो हमें इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट और वेब पेजों को देखने, खोलने के, उपयोग करने की सुविधा देता है। जो हमें क्या कहता है? वेबसाइट और वेब पेजों को देखने, खोलने और उपयोग करने की सुविधा देता है। सरल भाषा में वेब ब्राउजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो www पर मौजूद जानकारी, मतलब www मतलब सर्वर, सर्वर पर मौजूद जो जानकारी है उसको देखने के लिए उपयोगकर्ता के सामने प्रदर्शित करता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर हैं। देखिए आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में बहुत ही डिफरेंस है कि आगे सर्च इंजन आएगा, तो सर्च इंजन में बहुत ही डिफरेंस। देखिए वेब ब्राउजर क्या करता है ना कि सर्वर पर रखी चीजों को दिखाता है, लेकिन
इसमें आप क्या है, देखिए समझिए, जो गूगल क्रोम है, एक गूगल है, तो गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। देखो गूगल क्या करेगा ना, कि केवल सर्च करेगा, जो आप उसको हिंट देंगे कि मुझे इससे जानकारी चाहिए, वो सारी सर्च करेगा, क्या करेगा, सर्च करेगा, ढूंढेगा। सर्च इंजन केवल ढूंढने का काम करता है, वो खुद दिखाता नहीं है आपको। सर्च इंजन केवल ढूंढने का काम करता है। वैसे अगर सर्च इंजन नहीं रहता तो आपको हर एक चीज का यूआरएल याद करना पड़ता, याद करना पड़ता, हर एक जो भी आपको चाहिए, विकीपीडिया चाहिए तो उसका यूआरएल याद करना पड़ता। अगर आपको वाइडर फाउंडेशन हमारे संस्थान के वेबसाइट पे जाना है तो उसका यूआरएल यूनिक पता एकदम हूबहू याद करना पड़ता, तो ऐसे टाइम लगता। और इतना कोई यूआरएल याद भी नहीं कर सकता है। बहुत सारे यूआरएल होते हैं, अलग अलग वेबसाइटों के यूआरएल होते हैं। हर एक वेबसाइट का अपना एक अलग यूआरएल होता है। इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सर्च इंजन का, कि अगर हम उसको हिंट दे देंगे तो वो उस हिंट से रिलेटेड कीवर्ड दे देंगे, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जानकारी को लाके दिखा देगा। फिर उसके बाद जब हम क्लिक करेंगे तो वो सारा काम कौन करेगा, ब्राउजर करेगा। बस केवल वो ढूंढता है, सर्च इंजन केवल ढूंढता है, कंफ्यूज में आपको नहीं होना है। देखिए गूगल क्रोम गूगल द्वारा सन 2006 में बनना शुरू हुआ, सन 2008 में विकसित और लॉन्च हुआ। सबसे पॉपुलर है गूगल क्रोम, क्या है, सबसे पॉपुलर है गूगल क्रोम। सन 2006 में बनना शुरू हुआ, सन 2008 में लॉन्च हुआ। मोजिला फायरफॉक्स सन 2002 में बनना शुरू हुआ, सन 2004 में विकसित हुआ। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ये देखिए यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या हुआ, सन 2002 में बनना शुरू हुआ, सन 2004 में विकसित हुआ। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, देखिए ये है माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 2015 में विकसित और लॉन्च किया गया यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया संस्करण क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया संस्करण था। नया संस्करण मतलब नया वर्जन, संस्करण को क्या बोलते हैं, नया वर्जन। एप्पल सफारी, देखिए एप्पल सफारी, ये देखिए, ये जो है ये सफारी का है। ये केवल, ये इसका उपयोग केवल तो नहीं बोल सकते हैं, इसका उपयोग एप्पल के फोन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, एप्पल के फोन में, एप्पल के विंडो के लिए, एप्पल के आईओएस के लिए, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करता है सफारी। उसमें आप अलग से क्रोम डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट रहता है वो क्या रहता है, सफारी रहता है। ओपेरा क्या है, ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा विकसित 1994 में बनना शुरू हुआ, 1955 में विकसित और रिलीज हुआ। क्या हुआ, 1955 में विकसित और रिलीज हुआ। कुछ महत्वपूर्ण थे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता दिया हूँ। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ओपेरा, मोस्टली इन्हीं का यूज ही होता है। याद रहेगा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट सब। इसमें एक अलग से क्वेश्चन दे देगा, नहीं सब बताइए, सफारी इसमें से कौन सा एक एप्पल में यूज होता है, तो आप क्या बुक करेंगे, सफारी, ये डिफॉल्ट होता है। अब आते हैं सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को खोलने और उपयोग करने का सटीक परिणाम, रिलेवेंट दिखाने का काम करता है। क्या करता है, रिलेवेंट रिजल्ट दिखाने का काम करता है। जो भी आप कीवर्ड दिए हैं उससे रिलेटेड जो भी जानकारी उसे दिखाने का कार्य करता है। सरल शब्दों में सर्च इंजन इंटरनेट पर www पर उपलब्ध जानकारी को आपके सवाल, देखिए आपके सवाल क्वेरी के अनुसार सही वेबसाइट या वेब पेज खोलकर दिखाता है। क्या कहता है, सही वेबसाइट या वेब पेज खोलकर, केवल वेबसाइट या वेब पेज खोलकर दिखाता है। ऐसा नहीं करता है कि उसी उसी पे सारी काम होती है, नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन है जैसे गूगल, बिंग, याहू। जो गूगल बहुत ही फेमस है। लेरी पेज और सरगेम ब्रिन द्वारा, लेरी पेज और सरगेम ब्रिन द्वारा 1998 में लॉन्च दुनिया का सबसे लोकप्रिय और तेज सर्च इंजन गूगल। 1998 लैरी पेज, गूगल का गूगल सर्च इंजन किसने बनाया था, लैरी पेज। एंड कब बनाया था, 1998। ये याद रखना है, नाम याद रखना, लैरी पेज, ये बहुत बार पूछा जाता है, लैरी पेज। लॉन्च दुनिया का सबसे लोकप्रिय और तेज सर्च इंजन था। बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 2009 में बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 2009 में बनाया गया, सन 2009 में लॉन्च हुआ। इमेज और वीडियो सर्च से मजबूत माइक्रोसॉफ्ट पर आधारित इंजन है। याहू, जेरी यांग और डेविड फिल्मो द्वारा 1994 में, कब 1994 में लॉन्च हुआ। पहले वेब डायरेक्टरी और बाद में इसे में सर्च इंजन। पहले ये क्या था, वेब डायरेक्टरी था, फिर बाद में इसे क्या कर दिया गया, सर्च इंजन। डक डगो, ग्रेबियर बाइंडवर्ग द्वारा सन 2008 में लॉन्च, प्राइवेसी फोकस और यूजर डेटा ट्रैक नहीं करता है। डक डगो बहुत ही
इसको बोलते हैं कि ये बहुत ही प्राइवेसी का ध्यान रखता है। क्या करता है डक डक गो, क्या करता है बहुत ही प्राइवेसी का ध्यान रखता है। डक डक गो ये कब बना था? सन 2008 में बना था। बैडू बैडू भी इम्पोर्टेंट है। रोबिन ली और एरिक स्ट्रॉन्ग द्वारा सन 2000 में लॉन्च ग्रीन चीन का प्रमुख सर्च इंजन और गूगल का विकल्प। चीन का प्रमुख सर्च इंजन बैडू। चीन में कौन सा यूज होता है? बैडू। कौन सा यूज होता है? बैडू। अब देखो इम्पोर्टेंट, इसका गूगल का कौन बना था? लैरी पेज और 1991। और बाकी सभी का बस आप ये याद रख लीजिएगा, ईयर कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इसका याद रखिए लैरी पेज, बहुत ही बार पूछा जाता है। अब यूआरएल के बारे में बताया था आपको, चलिए एक बार और बता देता हूँ। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट पर किसी वेब पेज, फाइल या अन्य रिसोर्स का पता बताता है। इसे हम वेबसाइट का एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबसाइट का एड्रेस। और हर एक वेबसाइट का अलग अलग एड्रेस होता है। जैसे हम लोग के, हमारे यहाँ जो भी लोग रहते हैं सबका एक अपना अलग अलग एड्रेस है ना। अभी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक लोग का अपना अपना घर अलग अलग है। ठीक है, वैसे ही हर एक वेबसाइट का अपना यूआरएल अलग अलग होता है। यह इंटरनेट पर किसी वेबसाइट, वेब पेज या फाइल का पता बताता है। यूआरएल ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा पहुंचाने में मदद करता है। क्या करता है? ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा पहुंचाने में मदद करता है। इसमें प्रोटोकॉल, डोमेन नाम, पाथ, क्वेरी और एंकर शामिल हो सकते हैं। सरल शब्दों में यूआरएल इंटरनेट पर किसी रिसोर्स का एड्रेस। क्या? किसी रिसोर्स का एड्रेस। यूआरएल के मुख्य हिस्से, यूनिफॉर्म लोकेटर के मुख्य हिस्से, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्या? इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको भूलना नहीं है, क्या बोला हम? इससे क्वेश्चन बनती हैं। देखिए एचटीटीपीएस पहली, यस यस मतलब प्रोटोकॉल बताता है कि ब्राउज़र सर्वर से कैसे कनेक्ट होगा। देखिए एचटीटीपीएस है तो इसका मतलब ये सिक्योर है। क्या है? सिक्योर है। www.example.com, जो डॉट कॉम वाला होता है इसे क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। सर्वर है वेबसाइट का नाम, जो मेन मतलब जिस नाम से वेबसाइट है वो होता है। पोर्ट नंबर होता है सर्वर और कनेक्शन के लिए नंबर। पाथ पेज डॉट एच टी एम एल, ये बताता है कि पाथ बताता है फाइल का, पाथ का या फाइल, सर्वर और फाइल या पेज का स्थान। क्वेरी 1 to 3, क्वेरी स्ट्रिंग डेटा भेजने के लिए होता है। हैश सिलेक्शन 1, एंकर पेज में किसी खास हिस्से पर जाने के लिए होता है। यूआरएल, यूआरएल के प्रकार एब्सोल्यूट यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल। पूरे पता के साथ जैसे www.google.com, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट यूआरएल। पूरा पता मतलब ए टू जेड, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। और छोटा सा मतलब बस उसके बारे में थोड़ा सा, उसको बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। क्या बोलते हैं? रिलेटिव यूआरएल। यूआरएल के अलग अलग उदाहरण होते हैं, जैसे गूगल पेज का उदाहरण https कोलन डबल स्लैश www.google.com, ये क्या है? होम पेज का यूआरएल। इसको आप अगर कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो खुल जाएगा। ये यूट्यूब का होता है। ऐसे ही एफटीपी फाइल सर्वर, सर्वर से फाइल डाउनलोड करने का होता है। इतना समझ में आया? दो प्रकार के यूआरएल इसमें होते हैं। देखिए यूआरएल एब्सोल्यूट, रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब पूरा पता है, रिलेटिव मतलब बस थोड़ा रिलेटेड, रिलेटिव मतलब रिलेटेड थोड़ा बहुत पता। अब आते हैं हम लोग डीएनएस की तरफ। डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, बताया हूँ। यह इंटरनेट का फोन बुक या नाम से नंबर कन्वर्टर है। यह इंटरनेट का फोन बुक या नाम से नंबर कन्वर्टर है। इसका काम है वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में बदलना ताकि कंप्यूटर समझ सके। क्या करता है? वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है ताकि कंप्यूटर समझ सके। डीएनएस क्यों जरूरी है? हमें वेबसाइट नाम याद रखना आसान होता है, जैसे www.google.com, लेकिन कंप्यूटर केवल आईपी एड्रेस को समझता है। क्या करता है? कंप्यूटर केवल आईपी एड्रेस को समझता है। क्या करता है? कंप्यूटर केवल आईपी एड्रेस को समझता है। आईपी एड्रेस कितने से कितने होते हैं? शायद 0 से 255 होते हैं। कितने होते हैं? 0 से 255 होते हैं। डीएनएस इस डीएनएस इस नाम को कंप्यूटर के लिए नंबर में बदल देता है। देखिए हम लोग जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको क्या करेगा? डीएनएस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। देखिए जैसे ये google.com है, हम लोग कोई वाइडर फाउंडेशन डॉट इन नाम से हम लोग हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? कंप्यूटर इसको नहीं समझता है।
कंप्यूटर केवल आईपी एड्रेस को समझता है, तो डीएनएस क्या करेगा, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। बिना डीएनएस के हम आपको हर वेबसाइट का लंबा आईपी एड्रेस याद करना पड़ेगा, जो मुश्किल है। डीएनएस कैसे काम करता है, देखिए ये होता है एक्सटेंशन होते हैं। क्या होता है, एक्सटेंशन। समझिए, अगर किसी वेबसाइट के लास्ट में डॉट कॉम लिखा है तो क्या है, कॉमर्शियल वेबसाइट है। क्या है, कॉमर्शियल वेबसाइट है। जस्ट लाइक ए बिजनेस से रिलेटेड क्या है, कॉमर्शियल वेबसाइट है। ये इससे क्वेश्चन आते हैं। ईडीयू है, अगर जैसे आपको दे देगा 4 वेबसाइट दे देगा, बोलेगा ना इसमें से बताइए एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा है, जिसके लास्ट में डॉट ईडीयू होता है वो क्या होता है, एजुकेशन। डॉट कॉम कॉमर्शियल, डॉट बिन बिजनेस वेबसाइट। क्या होता है, बिजनेस वेबसाइट। डॉट जीओवी गवर्नमेंट वेबसाइट। ये अलग अलग वेबसाइट हैं। जो डॉट ओआरजी, और ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। आपको याद रहेगा, जिस भी वेबसाइट के लास्ट में डॉट कॉम है वो क्या है, कॉमर्शियल वेबसाइट है। डॉट ईडीयू है, अगर आप कोई भी किसी बड़े कॉलेज का खोलिएगा तो वहाँ पे डॉट ईडीयू रहेगा लास्ट में, तो क्या रहेगा, एजुकेशन वाली वेबसाइट रहेगी। डॉट बीआईजेड है, मतलब बिजनेस वेबसाइट है। डॉट जीओवी रहेगा तो क्या रहेगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट रहेगी। क्या रहेगी, गवर्नमेंट की, जैसे सरकारी रिजल्ट डॉट जीओवी डॉट इन। एसएससी का है, एसएससी डॉट जीओवी डॉट इन। वो सब क्या है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। क्या है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जिनमें सर्वर इस नाम का आईपी एड्रेस खोलकर ब्राउज़र को देता है। ब्राउज़र इस आईपी एड्रेस को कनेक्ट होकर वेबसाइट खोलता है। सरल शब्दों में आप यूआरएल देंगे, डीएनएस आईपी एड्रेस वेबसाइट। देखिए हम क्या किए, यूआरएल दिए, डोमेन सिस्टम से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, तब वो वेबसाइट कंप्यूटर में दिखाएगा। डीएनएस के प्रकार, डीएनएस के 3 प्रकार दिखाए गए हैं। डिक्लूसिव डीएनएस सर्विस आपके लिए आईपी एड्रेस खोजता है। रूट डीएनएस सर्वर इंटरनेट के सबसे बड़े डीएनएस सर्वर जो डोमेन की जानकारी रखते हैं। और ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर असली आईपी एड्रेस रखने वाला सर्वर जो नाम और आईपी एड्रेस को जुड़ता है। डीएनएस के फायदे, वेबसाइट नाम याद रखना आसान होता है। क्या होता है, वेबसाइट के नाम याद रखना आसान होता है। इंटरनेट तेज और सही तरीके से काम करता है। आईपी एड्रेस बदलने पर भी यूआरएल वही रहता है। क्या, आईपी एड्रेस अगर हम लोग बदल देते हैं तो यूआरएल क्या रहता है, वही रहता है। आईपी एड्रेस, हर कंप्यूटर या सर्वर जो इंटरनेट से जुड़ा है उसका एक नंबर वाला पता होता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। देखिए नंबर वाला पता, ये कितने भागों में होता है, 4 भागों में होता है। हर एक भाग में 0 से 255 के बीच संख्याएं हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, हर एक भाग में 0 से 255 के बीच संख्याएं हो सकती हैं। एक गृह पता, होम एड्रेस, ताकि डेटा सही जगह तक पहुंचे। उदाहरण देखिए, जैसे गूगल का आईपी, गूगल का आईपी ये है। काम, डेटा पैकेट को सही कंप्यूटर सर्वर तक पहुंचाने में मदद करता है। आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 और IPv6, जैसे जब से मैं बोल रहा था आपको, इसमें क्या होता है, 0 से 55 होता है। इसके कितने भागों में लिखा जाता है, 4 हिस्सों में लिखा जाता है, 0 से 255 तक। कितने, 255। IPv4 सबसे पुराना और आम आईपी एड्रेस, IPv4 सबसे पुराना IPv4 सबसे पुराना आईपी एड्रेस 32 बिट होता है। देखिए ये बिट पूछता है, भूलिएगा मत। आपसे पूछेगा ना IPv4 में कितने बिट होते हैं, तो क्या इतने बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं। IPv6 में कितने बिट होते हैं, तो 128 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 128 बिट। इसको मत भूलिएगा, IPv4 में 32, IPv6 में 128। बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको ट्रिक कर लीजिएगा। और ये पूछ सकता है 0 से 255 4 हिस्से में होते हैं, आपको पता रहना चाहिए। IPv6 ये बड़ा होता है, 128 होते हैं। कितने होते हैं, 128। ये याद रखना है आपको। IPv6 में कितने बिट होते हैं, 128 बिट होते हैं। इसमें कितने हिस्से होते हैं, 8 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, 8 हिस्से। इसमें देखिए 0 से 9 और ए से यफ तक हम लोग लिख सकते हैं। क्या, 0 से 9 तक और ए से यफ तक, 0 से 9 तक, ए से यफ तक। लिमिट लगभग अनंत। आईपी एड्रेस 340 अंडर डिसीजन भविष्य के लिए पर्याप्त है। व्हाट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। या इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल संदेश भेजने और प्राप्त करने का तरीका है। क्या है, इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल संदेश भेजने और प्राप्त करने का तरीका है। ईमेल के जरिए टेक्स्ट, फोटो, फाइल, डॉक्यूमेंट, लिंक आदि भेज सकते हैं।
हाउ ईमेल कैसे वर्क करता है, आइए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। आप अपने ईमेल अकाउंट जीमेल, याहू, आउटलुक से नया मैसेज लिखते हैं। हम लोग ज्यादातर किसका यूज करते हैं, जीमेल का। किसका, जीमेल का। इसमें रिसिपिएंट प्राप्त करता सब्जेक्ट, विषय, बॉडी, संदेश और अटैचमेंट फाइल जोड़ सकते हैं। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन हम आपसे बोल रहे हैं, उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ईमेल करते समय हम लोग अटैचमेंट में कितने एमबी तक की फाइल को ऐड कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा जिसको जिसको पता होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग खुद ढूंढ के कमेंट करेंगे तो आप लोग को भी याद रहेगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। अटैच ईमेल से किसी को अगर हम लोग ईमेल कर रहे हैं तो उसमें अटैचमेंट कितने एमबी तक मैक्सिमम ऐड करके हम लोग भेज सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। जब आप सेंड बटन दबाते हैं तो ईमेल एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखिए जैसे एक प्रोटोकॉल, हर चीज में देखिए एक प्रोटोकॉल है। पहले एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल था, फिर देखिए एफटीपी प्रोटोकॉल था, IPv4 प्रोटोकॉल, IPv6 प्रोटोकॉल, ये सब एक नियम, किसी चीज के नियम बने हैं और सब लोग आजकल एक नियम से काम करते हैं। ठीक है, जब आप सेंड बटन दबाते हैं तो आप ईमेल एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर पर जाता है। एसएमटीपी सर्वर ईमेल को सही रिसीवर के सर्वर तक भेजता है। क्या कहता है, सही रिसीवर के सर्वर तक भेजता है। अगर एसएमटीपी नहीं रहता तो हम लोग ईमेल नहीं कर पाते। ये एक तरीका है। रिसीवर ईमेल को POP3 या IMAP प्रोटोकॉल के जरिए ईमेल को स्टोर करता है। किसके थ्रू, POP3 या IMAP, POP3 या IMAP के जरिए इंटरनेट को स्टोर करता है। रिकवर जब अपने अकाउंट में लॉगिन करता है तो ईमेल सर्वर ईमेल उसको इनबॉक्स में दिखता है। तो देखिए रिसीव किया हुआ ईमेल किसमें दिखता है, इनबॉक्स में दिखता है। किसमें दिखता है, इनबॉक्स में दिखता है। ईमेल पढ़ना, रिकवर ईमेल खोलकर पढ़ सकता है और जवाब भी दे सकता है। रिप्लाई भेजते समय फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अगर आपसे पूछ देगा कि अच्छा बताइए, अगर आपसे पूछ देगा कि रिप्लाई करते समय हम लोग आई इस, इसमें 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 SMTP IMAP POP3 रिप्लाई करते समय हम लोग किसका यूज करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, SMTP का। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वो नया एक मान लीजिए जैसे आप समझ लीजिए कि वो ईमेल ही भेज रहा है ना, तो भेजने का कार्य किससे होता है, SMTP का होता है। वो रिप्लाई कर रहा है भले ही, लेकिन वो भेज ही रहा है ना ईमेल, तो किसके माध्यम से भेजेगा, SMTP के माध्यम से। ईमेल के फायदे, तेज और आसान तरीका संदेश भेजने का। जिस पहले देखते थे ना हम लोग, कितना टाइम लगता था चिट्ठी जाने में आने में। तेज और आसान तरीका संदेश भेजने का, फाइल, फोटो, डॉक्यूमेंट, लिंक आदि शेयर कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत पहुंचा जा सकता है। पेपर और पोस्ट के खर्च को बचाता है। क्या कहता है, पेपर और पोस्ट के खर्च को बचाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच डेटा भेजने और प्राप्त करने का नियम है। मुख्य बात है, डेटा सुरक्षित नहीं होता है। देखिए मैं बोला हूँ ना, HTTP अगर है, कोई भी URL के आगे HTTP है तो वो क्या है, सुरक्षित नहीं है, वो सिक्योर नहीं है। जस्ट लाइक कोई वेब बैंक का वेबसाइट है, ठीक है, कोई बैंक का वेबसाइट है, मैं भी तो कोडिंग करके एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। मैं वेबसाइट क्रिएट कर दी, अब उसको मतलब सर्वर पे है वो, ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे कि मेरी मतलब मैं वो किसी बैंक से रिलेटेड वेबसाइट बनाया, बस माइनर कुछ इधर उधर किया चेंजेस और हुआ वही है। अगर आप मेरे वेबसाइट पे गए, गलती से सब डाटा अपना फिल कर दिए, तो आपका डाटा हमारे पास आ गया ना। इसी चीज़ से बचने के लिए आपको पहले देखना चाहिए कि सिक्योर है कि नहीं, इसके लास्ट में यस लगा है कि नहीं। देखिए ये क्या है, सिक्योरिटी को ध्यान देता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, HTTP SSL HTTP यस, यस मतलब क्या होता है, सिक्योर। HTTP यस में यस का मतलब क्या होता है, इस यस का मीन्स क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। यस का मतलब क्या होता है, सिक्योर। क्या होता है, सिक्योर। HTTPS तो HTTP प्लस सिक्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, HTTPS। यह HTTP का सुरक्षित संस्करण है। क्या संस्करण है, सुरक्षित संस्करण। मतलब मैंने बताया था आप लोग को, वर्जन क्या होता है, वर्जन। इसमें डेटा भेजने से पहले इंक्रिप्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इंक्रिप्ट किया जाता है। अगर इंक्रिप्ट रहेगा, कोई चुराता भी है तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, ताकि कोई बीच में से पढ़ ना सके। मुख्य बात,
सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी आदि के लिए इस्तेमाल होता है। यूआरएल में एचटीटीपीएस और ब्राउज़र में ताले का निशान दिखाई देता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पूरा नाम एफटीपी, काम इंटरनेट पर फाइल अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। क्या करने के लिए? इंटरनेट पर फाइल अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। उदाहरण, आप किसी वेबसाइट पर फाइल अपलोड करना या किसी सर्वर पर फाइल डाउनलोड करना। एफटीपी मतलब अगर फाइल से रिलेटेड काम होगा तो किस पे, कौन से प्रोटोकॉल पे कार्य होगा? एफटीपी पर। किस पर कार्य होगा? एफटीपी पर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर। आप किसी वेबसाइट पर फाइल डाउनलोड करना या किसी सर्वर से फाइल डाउनलोड, वही कर। मुख्य बात, एचटीटीपी सर्वर और क्लाइंट के बीच फाइल ट्रांसफर की सुविधा देता है। क्या करता है? फाइल ट्रांसफर की सुविधा देता है। सामान्य एफटीपी सुरक्षित नहीं होता है। सिक्योर एफटीपी, एसएफटीपी सुरक्षित विकल्प है। जैसे आप कोई फाइल डाउनलोड किए और उसमें अगर वायरस हो तो वो आपके कंप्यूटर को फिर दिक्कत करेगा। इसीलिए जैसे एचटीटीपीएस से सिक्योर होता है वैसे ही एसएफटीपी से सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी मेल करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए होता है। जब आप जीमेल या याहू से कोई ईमेल भेजते हैं तो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल को रिकवर के लिए सर्वर तक पहुंचाता है और फिर रिसीवर क्या करता है? पॉप 3 से उसको देखता है। पॉप 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ईमेल प्राप्त करने और डाउनलोड करने के लिए होता है। क्या? ईमेल प्राप्त करने के लिए और डाउनलोड। अगर आप भले ही लाखों का कंप्यूटर ला रहे हैं, अगर उसमें पॉप 3 नहीं है तो आप किसी का ईमेल ही नहीं कर पाएंगे, न डाउनलोड कर पाएंगे न उसे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये सब रहता है। जब आप अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं तो ईमेल इनबॉक्स में आते हैं। पॉप 3 ईमेल सर्वर से ईमेल को अपने कंप्यूटर या डिवाइस में डाउनलोड करता है। साइबर सेफ्टी, साइबर सेफ्टी का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना। क्या करना? इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना। आपका उद्देश्य है हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस, मैलवेयर और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव करना। आपका उद्देश्य क्या है? हैकिंग। अगर आप कोई प्राइवेट ईमेल किसी को भेजते हैं और वो कोई चोरी कर लेता है तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। इन सबसे बचना चाहिए हम लोग को। साइबर सेफ्टी सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, मोबाइल, टैबलेट और इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइसों पर लागू होता है। साइबर सेफ्टी के अन्य महत्वपूर्ण टिप्स: 2 स्तरीय प्रमाणीकरण, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, अकाउंट में एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए। डेटा बैकअप, महत्वपूर्ण फाइल्स का बैकअप रखना चाहिए। सोशल मीडिया सावधानी, निजी जानकारी शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे आपसे बोला था ना कि अगर आपको बैंक का पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड का अगर मैं फोटो बोलूँ शेयर करने के लिए, आप नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका प्राइवेट है। उससे आपके साथ कोई कुछ भी कर सकता है। पूरा आपका एक्सेस, आपके अकाउंट का एक्सेस, आपके मतलब कितना आपके पास क्या क्या है, सबका एक्सेस, वो जो इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी मतलब रहेगा वो एक्सेस कर सकता है। सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट करना चाहिए। अपने पुराने सॉफ्टवेयर को सुरक्षा से बचाने के लिए हमेशा एक नया वर्जन आता है किसी भी फोन का, तो उसको अपडेट करते रहना चाहिए। सुरक्षित ब्राउजिंग, सिक्योर ब्राउजिंग का मतलब होता है इंटरनेट को सुरक्षित तरीके से सर्फ करना। हमेशा एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करें। मैं आपको बताया था एचटीटीपी वाली वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना है, एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। ये डेटा को क्या करता है? एनक्रिप्ट करता है। ऑनलाइन ईमेल या लिंक पर क्लिक न करें। फिशिंग अटैक से बचें। फिशिंग अटैक क्या करता है कि आपको फोन पे ईमेल कर देंगे कि आप जल्दी से आपके अकाउंट में 10 लाख जमा होने वाले हैं, कृपया 10,000 जमा कीजिए वो लेन देन के लिए। कि आपका ये निकला है, वो निकला है, ये सब अटैक्स होते हैं। कोई आपको कॉल करके कहेगा क्या आपका कोई बच्चा है, तो आप बोलेंगे हाँ। तो स्कूल गया है तो हाँ। तो आपके बच्चे को हम लोग किडनैप कर चुके हैं, आपको इतने रुपए दीजिए तुरंत अभी। ऐसे लोग परेशान करते हैं। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने समय सावधानी रखें क्योंकि ये सुरक्षित नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा था इस बार, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा था, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। सोचिए एसएससी तक के एग्जाम में पूछा था कि क्या पब्लिक वाईफाई सुरक्षित होता है? नहीं, पब्लिक वाईफाई बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है क्योंकि वो वाईफाई से, इंटरनेट ही से तो सब चीज हो रहा है। ब्राउज़र और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। पॉप यूपीएस और
सुपिशियस एड्स पर क्लिक न करें। सिक्योर ब्राउजिंग अपने पर्सनल डेटा, पासवर्ड और बैंक जानकारी को सुरक्षित रखता है। पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके अकाउंट की पहली सुरक्षा पंक्ति है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के तरीके। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का हो। क्या हो? पासवर्ड। देखिए इससे भी पूछना चाहेंगे, अगर आप ऑप्शन दे देगा, ऐसे कुछ बोलेगा इसमें से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है, तो ऐसा जो रहेगा जिसमें हर चीज हो, आपके अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, वो क्या रहता है, वो मजबूत पासवर्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहता है। तो यहाँ पे यही आंसर होगा। इतना आपको खुद सोचना है, समझना है, सीखना है। इतने अच्छे से, जितना अच्छे से मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन किया हूँ, कहीं नहीं आपको कोई करके बताएगा। हर एक टॉपिक को उठाया हूँ, अच्छे से समझाया हूँ, इसको मैं एक लाइन में भी खत्म कर सकता था। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने अकाउंट की पहली सुरक्षा पंक्ति होती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के तरीके। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का हो। अक्षर A से Z, नंबर 0 से 9 और स्पेशल कैरेक्टर, एक्सक्लेमेटरी, हैश, डॉलर का मिश्रण हो। आसान शब्द, जन्म तिथि या नाम न रखें। अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें। पासवर्ड को समय समय पर बदलते भी रहना चाहिए। वीक पासवर्ड देखिए, अंजलि अपने नाम के साथ 1 2 3 लगा देते हैं तो वो वीक पासवर्ड है। अगर एट द रेट, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ का प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैकिंग और ऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइस को वायरस, मैलवेयर और हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है। एंटीवायरस कैसे काम करता है? सिस्टम और फाइल्स को स्कैन करता है, सुपिशियस फाइल और लिंक्स को ब्लॉक करता है। जो जो फाइलें बिना किसी काम की होती हैं, जो जिसमें वायरसेस होते हैं, उनको क्या करता है, ब्लॉक करता है। वायरस और मैलवेयर को रिमूव भी करता है। रियल टाइम प्रोटेक्शन देना, यानी हर समय सुरक्षा देता है। रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है, यानी हर समय सुरक्षा देता है। पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अवास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस। फायदा, एंटीवायरस आपके सिस्टम को धीमा होने से, डेटा चोरी और हानि से क्या करता है, बचाता है। देखिए आजकल ये चीज है ना, क्या किसी से कुछ भी मांग लेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि आप अपना फोन हमको 10 मिनट के लिए पासवर्ड हटा के दे दीजिए, तो वो नहीं देंगे। हर एक पर्सन कोई नहीं देगा, क्योंकि उसकी बहुत ही प्राइवेसी वाली चीज वो उसमें रखा है। और जब इतनी प्राइवेसी वाली चीज आप रखे हैं, तो आप लोग पूछते हैं ना कि एप्पल क्यों इतना महंगा है। यही रीजन है कि एप्पल आपके डाटा को सिक्योर करता है। क्या करता है? आपके डाटा को सिक्योर करता है, सुरक्षित रखता है। एप्पल को हैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, उससे कोई डाटा चुरा नहीं सकता है। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्योर वो आपके डाटा को रखता है। इसलिए लोग एप्पल इतना महंगा आता है और एप्पल को लोग खरीदते हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये कुछ है। इंटरनेट और नेटवर्क से फुल फॉर्म। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, DNS डोमेन नेम सिस्टम यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट और नेटवर्क फुल फॉर्म, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, लास्ट में मैं करा दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। सब कुछ आपके लिए बना बनाया है, बस आपको समझना है, सीखना है, रिवीजन करना है और नोट्स बनाना है, और अच्छे से एग्जाम में ग्रेड लाना है और कमेंट करना है कि हाँ मेरा अच्छा ग्रेड आया है। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, www वर्ल्ड वाइड वेब। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ईमेल में अगर हम लोग किसी भी को ईमेल भेज रहे हैं और अटैचमेंट इसके साथ भेज रहे हैं, तो हम लोग कितने MB का अटैचमेंट भेज सकते हैं। आप लोग इसको कमेंट कर दीजिएगा। ये होता है बेसिक, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और जो जो क्वेश्चन आए हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से चीज़ों को समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा। इससे बाहर सोचिए कुछ नहीं आएगा, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप बस पढ़ लीजिए।